हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी की तैयारियां बोर्ड की, नीट की अच्छी चल रही होंगी। आज उसी तैयारी में हम एक श्रृंखला को और जोड़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मानव जनन के बारे में, जिसमें हम बात एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम जो बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स के बारे में वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हम बात करें तो इसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं बेटा शुक्राणु जनन। इसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। और आज एक टर्म के डिफरेंस और हम समझेंगे जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस को कहा जाता है शुक्र जनन। यानी क्या अंतर होता है शुक्राणु जनन और शुक्र जनन में, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। बात करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस की। सबसे पहले कहानी जो शुरू होती है वो बेटा कहां से शुरू होती है? गैमेटोजेनेसिस से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स का ही फॉर्मेशन होता है बेसिकली। क्योंकि स्पर्म क्या है? गैमेट है। ओवम क्या है? गैमेट है। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है युग्मक जनन, युग्मक। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ये डिपेंड करता है कि ये मेल की बॉडी में हो रहा है या फीमेल की बॉडी में हो रहा है। क्योंकि अगर मेल की बॉडी में हो रहा है तो फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, और फीमेल की बॉडी में हो रहा है तो बेटा फॉर्मेशन होगा किसका? ओवम का यानी अंडाणु का। यानी स्पर्म बनता है बेटा मेल में और ओवम बनता है फीमेल में। हम सभी ने 10th में भी पढ़ा होगा। आप लोग 12th बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, नीट का पेपर देने जा रहे हैं, मैं आशा करता हूं सभी को इतना आइडिया होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन यानी शुक्राणु का निर्माण बेटा नर में और अंडाणु का निर्माण बेटा मादा के अंदर होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस को हम यानी युग्मक जनन को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। अगर वो मेल में है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, अगर वो फीमेल में है तो उसे हम oogenesis यानी अंडाणु जनन कहेंगे, अंड जनन कहेंगे। यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म is known as spermatogenesis, formation of female gamete ovum is known as oogenesis। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता कहाँ है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो ये होता है बेटा टेस्टिस में। ये किसमें होता है? टेस्टिस में। और ये है वो टेस्टिस। ये टेस्टिस की एक जनरल काट है। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर 1 पेयर होता है। टेस्टिस क्या होता है बेटा? 1 पेयर होता है। एक जोड़ी जो है वो टेस्टिस देखने के लिए मिलता है हमें। इसके सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके बाद आता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और सबसे अंदर का स्तर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा बेसिकली अंदर चल के कुछ फोल्ड्स में चेंज हो जाता है और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण करता है। ये जो पालियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये पालियां, इन पालियों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर वृषण पालिका। इन वृषण पालिकाओं में 2 से 3 ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिका है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमसे पूछा भी जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन का प्रोसेस होता कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है, तो बेटा ये होता है कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यानी इट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु जनन का प्रोसेस होता है। अब बेसिक डिफरेंस समझ में हमें आना चाहिए कि क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या है स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए, इसे हम 2 टर्म्स को बड़ा इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं हम कैसे? देखिए, सेमिनिफेरस यानी सेमिनी नहीं, हम बात करते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो देखिए, और हम बात करते हैं किसकी? स्पर्मियोजेनेसिस की। ये दोनों प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल मीनिंग होता है आपका जर्म सेल से यानी जननिक कोशिका से स्पर्मेटिड्स का बनना। यानी स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया जिसका फॉर्मेशन जर्म सेल से होता है और उससे बनता है स्पर्मेटिड्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिससे ये शुक्राणु जनन का पार्ट है। लेकिन हम बात करें शुक्र जनन किसे कहा जाता है, तो देखिए, जब स्पर्मेटिड के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल यानी
कार्य की रूपांतरण देखने को मिलता है और ये स्पर्मेटेड चेंज हो जाता है बेटा स्पर्म में यानी शुक्राणु में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शुक्र जनन। किसे कहते हैं? शुक्र जनन। यानी अब एक बात समझिए आप, जब हम बात कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तो इसमें सारी चीजें आ गई। यानी इसमें जर्म सेल से आपका क्या बनेगा, यानी आपका जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड, ये पूरा प्रोसेस आपका आएगा किसके अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। बात करेंगे आप स्पर्मियोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण, यानी एक स्पर्मेटिड जो कि एक गोलाकार संरचना होती है और वो एक कंप्लीट किसमें चेंज हो जाती है? स्पर्म में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन और शुक्र जनन दोनों अंतर होता है। इसे हम शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में कहाँ ये कैसे एग्जिस्ट करता है। हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं तो ये 3 स्टेप्स में पूरा होता है। ये 3 स्टेप्स में पूरा होता है बेटा। 3 स्टेप्स मतलब कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला जो हमारा इसका फेज होता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी इसे हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। सेकेंड जो प्रोसेस होता है इसका उसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज सेकेंड स्टेप विच इज वृद्धि प्रावस्था। एंड द थर्ड वन इज नोन एज मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज जिसे हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली 3 प्रोसेस में पूरा हो रहा है। पहला प्रोसेस जिसे हम कह रहे हैं गुणन प्रावस्था, सेकंड प्रोसेस जिसे हम कह रहे हैं वृद्धि प्रावस्था, सेकंड प्रोसेस यानी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। 3 फेजेस के अंदर ये पूरा होता है। बात करते हैं हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज की, तो देखिए हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जर्मिनल एपिथेलियम्स में बेसिकली डिवीजन होता है माइटोसिस, और वो एपिथेलियम एक तरीके का टिश्यू होता है, और टिश्यू में जब डिवीजन होगा तो बनते हैं सेल्स। सेल्स बनते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। कैसा कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। यानी ये निर्माण हुआ किसका? ये हुई हमारी जर्म सेल्स। और हम जानते हैं जर्म सेल्स जो होती हैं ये सभी की सभी कैसी होती है? इसको हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा जर्म सेल, और जर्म सेल्स हम जानते हैं ये सभी डिप्लॉयड होती हैं, यानी 2n होते हैं। जिन्हें 2n और n में अंतर ना पता हो, द्विगुणित कोशिका वो होती है जिसके अंदर गुणसूत्रों के डबल सेट होते हैं। जैसे हमने कहा मानव की एक कोशिका के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं। इसका मतलब 2n है, यानी 23 2 जोड़े हैं। अगर हमने कहा n, इसका मतलब 23 है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्र का केवल एक ही जोड़ा उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो हम बात करेंगे जर्म सेल्स की। तो जर्म सेल्स के अंदर बेटा होता क्या है? माइटोसिस होता है, जिसके रिजल्टेंट कुछ सेल्स बनती हैं, और ये जो सेल्स बनती हैं ये विभाजन होता है बेटा कौन सा? इस विभाजन को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री, यानी इसे हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस हमें पता है, माइटोसिस एक ऐसा इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल के कंपैरिजन में सेम रहते हैं। अगर 46 की कोई सेल है जैसे ये है, और इससे कोई 2 सेल्स बनी है, तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? 40 रहेंगे। यानी ये हो गया जर्म सेल। अब जर्म सेल से बेटा जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स को हम बेसिकली नाम क्या देते हैं? उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो सेल्स बनी हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और इसको एक और नाम दे दिया जाता है, इसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनियम। चूंकि ये नंबर ऑफ सेल्स ग्रो होते हैं, ज्यादा सेल्स बनती हैं, इसीलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं? इस फेज को हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, या इसको हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी गुणन प्रावस्था। ये कौन सी प्रावस्था? गुणन, क्योंकि बढ़ रही है संख्या, सेल्स का नंबर बढ़ रहा, और जो फॉर्म हो रही है सेल उसे हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है, उस नेक्स्ट फेज को हम नाम देते हैं ग्रोथ फेज।
उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज, यानी उसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। अब देखो वृद्धि प्रावस्था में जनरल होता क्या है, ये एक स्पर्मेटोगोनिया एक्टिव हो जाती है और साइज में कैसी हो जाती है, बड़ी होती है, डेवलप्ड होती है। स्टिल अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बड़ी हो गई, छोटी सेल बड़ी हो गई, साइज में बड़ी हो गई, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसे आगे डिवाइड होना है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टिल क्या है, 2n, यानी अभी भी क्या है, द्विगुणित है। लेकिन एक बात याद रखना, अब ये स्पर्मेटोगोनिया नहीं रही, अब इस सेल का नाम बदल गया, इसे हम कहते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, यानी इस सेल का नाम पड़ जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट। इस सेल का नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये फेज होता है वृद्धि प्रावस्था, क्योंकि इसमें सेल ने ग्रो किया है, वृद्धि की है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था के अंदर अब इसका नाम पड़ता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट फेज जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज को कहा जाता है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ हम देखते हैं जब, तो उसमें होता है डिवीजन। बेटा उसमें क्या होता है, डिवीजन। और हम डिवीजन, कौन सा डिवीजन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उस जिस डिवीजन की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, उस डिवीजन को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन है ये, का नाम ही है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस हम सभी जानते हैं मियोसिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। क्या डिफरेंस होता है, जनरल बात करें, देखो मियोसिस फर्स्ट में सिंपल काम होना है, मियोसिस फर्स्ट में माइटोसिस की तरह ही डिवीजन होते हैं, बट यहाँ फेजेस के नाम होते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में भी हमें अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये सारे डिवीजन होते हैं। बट अर्धसूत्री विभाजन से हमको फिलहाल इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन में जब पहली कोशिका में डिवीजन होता है, तो पहली कोशिका के डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते हैं बेटा, 2। कितने सेल्स बनते हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, यहाँ कितने सेल्स बनते हैं बेटा, 2 सेल्स बनते हैं। और दोनों ही सेल्स की अगर हम बात करें ना, दोनों ही सेल्स की यदि हम बात करते हैं, तो वो दोनों के दोनों सेल्स में हमें देखने को मिलता है कि गुणसूत्रों का नंबर क्या हो जाता है, वहां पर गुणसूत्रों का नंबर हो जाता है आधा, यानी n थे और वहां से कितने रह गए, nn। मियोसिस फर्स्ट में यही होता है। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए कहा जाता है, अर्ध का मतलब आधा, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, यानी पहले ही डिवीजन में आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, आधे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सपोज यहाँ पर 46 था, तो अब यहाँ पर कितना रह गया, 23। ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मियोसिस के थ्रू बना, अब ये प्राइमरी नहीं रहा, इसको अब हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी इसे हम कहेंगे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। लेकिन अभी भी हमने कहा था अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, तो अभी भी 2 बार का बचा, 1 बार का बचा हुआ है। अब फिर से इनमें डिवीजन होगा, अब हर एक सेल में एक डिवीजन होगा ना, तो 1 से कितनी बनेंगी, 2। तो अल्टीमेटली जो आंसर हमें मिलेगा, 2 से कितनी मिलेंगी, 4। इसलिए हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन में हमें 1 से कितने सेल देखने को मिलते हैं, 4 सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। कितने सेल्स, 4 सेल। और मियोसिस में क्या था बेटा, माइटोसिस में क्या था, 1 के रिजल्टेंट 2 थे, बट वहां एक शर्त थी, वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे। अब देखो यहां पर डिवीजन हुआ, उस डिवीजन को मैं कह रहा हूं अर्धसूत्री सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड। इसे हम क्या कह रहे हैं, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टिल सेम। क्यों, बिकॉज जो मियोसिस सेकंड होता है वो समसूत्री की तरह ही होता है, यानी माइटोसिस की ही तरह होता है। एक सेल, देखो माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक सेल से 2 सेल, जो सेल से नई सेल्स बन रही थी, उन नई पुरानी सेल्स के कंपैरिजन में सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी मदर सेल, मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका, मदर सेल डॉटर सेल्स दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। सेम यहाँ पर है
कि इनकी मदर सेल ये है और इनके अंदर भी सेम क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड जो होता है, मियोसिस सेकंड, वो माइटोसिस को रिजेंबल करता है, यानी उसी की तरह होता है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा फॉर्म हुए हैं, ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये एक काम हुआ है, लेकिन ये अभी भी हमारा, जिसे हम कहेंगे कि ये अभी भी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा नहीं हुआ है। ये अभी भी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा स्पर्म नहीं बना। अभी तक जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटिड्स कह रहे हैं। और जब स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? तो अब अगर हम बात करें कि ये स्पर्मेटिड्स जो बने हैं ये गोल हैं, ये नॉन मोटाइल हैं, ये चल नहीं सकते, अभी अचल हैं, मूवमेंट नहीं शो कराएंगे, लेकिन इनमें एक फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलेगा। कैसा चेंज? फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी ये सभी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये चारों के चारों क्या होंगे? चेंज। यहां पर हमें एक चेंज देखने को मिलेगा, और जिस चेंज के रिजल्टेंट हमें स्पर्म देखने के लिए इस तरीके से मिलता है, जिसमें हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, इन्हें हम कहते हैं स्पर्म, या फिर इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ये पूरा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमसे पूछ लिया, बताइए 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अल्टीमेटली 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? 8। समझ में आ रहा है? या हमसे पूछ ले, बताइए 20 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होगी? 20। तो 20 का मतलब अगर 1 से 4 बन रहे हैं, 1 से 4 बन रहे हैं, तो कितने से बनेंगे? 5 से 5 और 20, 5 into 4। 1 से 4 बन रहा है, 5 से कितना बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स, कितना हो गया? 20। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 20। तो अगर हम एक बात यहां पर लिखें, तो अगर हम अल्टीमेटली अब सम अप करें पूरी बात को, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन का मतलब क्या है? आप जर्म सेल से क्या बना रहे हो बेटा? स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बना रहे हो। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस और शुक्राणु जनन। और आप बात जब करते हो सर कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। क्या बनना? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। समझे? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, कंप्लीट प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या क्या हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है? देखो, जब एक स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो क्या क्या देखने को हमें मिलता है? सबसे पहली बात, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी एक्रोसोम बनता है। क्या बनता है? एक्रोसोम बनता है। हमें पता होना चाहिए एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन होता है? गोल्जी बॉडी का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड की हम बात करते हैं, क्या देखने को मिलता है? जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? संघनित हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? कंडेंसेशन देखने को मिलता है हमें, इसका संघनन देखने को मिलता है, संघनित हो जाता है। ठीक है, साथ के साथ ये कंडेंसेशन के साथ क्या हो जाता है? एलोंगेटेड हो जाता है, यानी एलोंगेशन देखने को मिलता है, लंबा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेल का फॉर्मेशन होता है, टेल का फॉर्मेशन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? मिडिल पीस में पहुंच जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था हमारा किसका? ये हम कहते हैं इसे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा डायग्राम हमें देखने के लिए मिलता है। अगर इस डायग्राम को हम अगर इस डायग्राम को हमने अभी जो डिस्कस किया उससे हम रिजल्टेंट करेंगे, तो आपको ऐसा एक डायग्राम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या क्या है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का आपका ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में हमें डायग्राम मिलता है, हम इस डायग्राम को पढ़ते हैं। इस डायग्राम में हमें देखने के लिए मिलता है क्या क्या। देखिए इस डायग्राम में सबसे पहली चीज देखिए यहां पर दिया हुआ है एट प्यूबर्टी, यानी देखिए
स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम पर ही होता है, ठीक है। हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव चेंज आना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लड़कों की बात करें मेल्स की, तो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है लीडिंग सेल्स के द्वारा, और जिसकी वजह से हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना शुरू होते हैं। लड़कों की आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, साथ के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी शुरू हो जाता है। तो वही ये है एट प्यूबर्टी, ठीक है। जर्म सेल जो डिवाइड होकर बनाती है स्पर्मेटोगोनिया, ये सभी कैसी होंगी 2n। मैं यहाँ लिखता चल रहा हूं, देखिए ये सब कैसी होंगी, यहाँ पर ये है 2n। स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होगा जिसके रिजल्टेंट सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। अब इनको हम कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी माइटोसिस हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम। नेक्स्ट, पहला मेटोटिक डिवीजन। अगर मैं इस फेज की ही बात करूं ना, ये फेज यहां तक का, ये आपका गुणन प्रावस्था है। ये क्या है बेटा, ये है गुणन प्रावस्था, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सेकेंड फेज की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। यहाँ पर ये जो ब्लू स्काई ब्लू कलर में दिखाए हैं, दीज आर दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है बेटा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, और हम जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर इनके अंदर 2n थे तो अब कितने रह जाएंगे, n। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर दी हेप्लॉइड सेल्स, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब इनके अंदर फिर होता है सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन, ये होगा बिल्कुल समसूत्री की तरह। इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के कंपैरिजन में सेम रहेंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाएगा स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड यानी अगुणित होते हैं। इसका मतलब देखो एक चीज समझो, क्योंकि हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली बात करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र 46, primary spermatocytes will also contain the number of chromosomes 46, and the secondary spermatocyte cells will also be have the number of chromosomes कितना 46 नहीं होंगे इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर होंगे number of chromosomes will be 23 because there is a meiotic division, there is a meiotic division which is first meiotic division, and in meiotic division first the number of chromosomes in daughter cells will be half as compared to the mother cell। मतलब पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और वही हमें देखने को मिला कि अल्टीमेटली 46 के कितना हमें 2 सेल प्राप्त हुई। दोनों सेल्स आर हेप्लॉइड अगुणित, जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था 23। अगेन सेकंड म्यूटिक डिवीजन के अंदर जब डिवीजन होता है तो हमें 23 से 23 देखने को बोलता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड बिल्कुल रिजेंबल होता है किसकी तरह, समसूत्री की तरह। एक से हमें सेल मिलती हैं दो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं जिस सेल से वो बनती हैं। तो स्पर्मेटिड्स कैसे हो गए n। अब ये जो प्रोसेस है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनने का, इसी को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्रकायांत्रण। देखिए यहाँ पर ये गोलाकार संरचनाएं हैं, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बदल गया है ना। हमने सभी ने ये स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं, हम इस पर स्पर्म पढ़ते हैं, हम बात करेंगे। इसको हम कहते हैं हेड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेड। दिस इज द मिडिल पीस, दिस इज द मध्य भाग यानी मिडिल पीस, ठीक है। और दिस इज द टेल। हेड में क्या क्या होता है हम सभी को पता है। हेड के अंदर होता है बेटा एक्रोसोम, हेड में होता है बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर फादर का क्या होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। मिडिल पीस में होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, और बेटा टेल बना हो एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। नेक में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, और उन्हीं सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। एक चीज आप समझो, जब पिता की हम बात करते हैं ना, तो पिता के अंदर जो फादर होता है मेल के अंदर, वो हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब दो तरीके के गैमेट बनाता है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एक्स और वाई होता है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं ना, तो आधे क्रोमोसोम्स में एक्स होता है, आधे में वाई। तो हम दो तरीके के क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। दैट्स वाई मेल को कहा जाता है हेट्रोगैमेटिक। और हमारे अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो XX और XY टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें फीमेल होमोगैमेटिक और मेल बेटा हेट्रोगैमेटिक होता है। आशा करते हैं आप सभी के आज के इस लेक्चर से स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के लेकर सारे डाउट्स क्लियर होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के लिए दी बायोलॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स भविष्य में हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। बेल आइकन को प्लीज प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप उसे बिल्कुल मिस ना कर पाएं। आशा करते हैं आप सभी अच्छी से तैयारी करेंगे। बाकी मैं आपके साथ फुल एफर्ट्स के साथ लगा हुआ हूं।
and all the best for your exams and thank you.